हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पर। ठीक, ये फॉर्मूले इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आपका क्या करेंगे, कर्वेचर फाइंड करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। क्लियर? तो आइए आपका सबसे जो पहला टर्म है आज का वो सीखते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ। लेकिन यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना आपने कि दो फॉर्म होंगी, एक कार्टेशियन फॉर्म होगी और एक पोलर फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। तो उससे पहले समझते हैं कि आर्क लेंथ क्या है और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आर्क लेंथ का मतलब है, अगर आपको कोई गिवन कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y कर्व है जो आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, जहां x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मान लो ये कर्व ड्रॉ करने पर इस तरह का निकल के आया, तो ये जो चीज है ना, ये जो आपका जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो यही आपका आर्क लेंथ कहलाती है ना। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, आर्क लेंथ कह रहे हैं, ये जो लेंथ है। ठीक, जैसे ये मान लो किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, s से। तो अगर s यहाँ आर्क लेंथ है, ठीक, तो इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो निकालने की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो अब ये डिपेंड करता है कि देखो, पहले तो इस फंक्शन को देखो, ये कर्व को देखो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो आर्क लेंथ है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें सिंपली फाइंड करना है ds अपॉन dx। ठीक, तो जब भी आपका फॉर्मूला, यानी कि जब भी आपका ये जो कर्व होगा इन टर्म्स ऑफ x होगा, तो उस दिन आपका जो आर्क लेंथ का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ds अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। इसको समझना है, इसको याद रखना है आपने कि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया किसका, आर्क लेंथ का, whenever we have given a function, a curve in terms of x only। करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू दिया हुआ 4ax, ऐसे केस में अगर आपसे कहा जाए कि आपका आर्क लेंथ का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, तो सिंपल इसको डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वही आपका क्या दे देगा, हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे देगा आर्क लेंथ का। क्लियर हो गया? ठीक, अब इसी में एक चीज और समझने की है कि किसी दिन अगर फंक्शन आर्क लेंथ तो वापस से x है, ठीक है, ये तो आर्क लेंथ है, s ही आर्क लेंथ है, लेकिन अब x हुआ इन टर्म्स ऑफ y, तो उस दिन y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उस टाइम पे हम आर्क लेंथ का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। यानी उस टाइम ये आ जाएगा ds अपॉन dy इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा? डन। अब एक चीज और आपने समझनी है कि ये जो आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ का जो कोफिशिएंट है वो प्लस और माइनस में आ सकता है, लेकिन याद रखना है कि प्लस हम तभी लेंगे जब s इंक्रीज हो रहा होगा, कब, जब x भी इंक्रीज हो रहा हो या y भी इंक्रीज हो रहा हो। और माइनस कब लेना है, जब s, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा हो, सॉरी, x अगर इंक्रीज हो रहा है तो s अगर डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एन आर्क लेंथ व्हेन s इज आर्क लेंथ एंड फंक्शन इज y इक्वल टू fx। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन रखे जाएंगे और आपने उस पर क्लिक करना होगा। क्लियर? यहाँ तो समझ आ गया होगा। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे कर्वेचर में, तो कर्वेचर में इसका बहुत बड़ा रोल है आर्क लेंथ का बेसिकली। ठीक, तो वहां के लिए हमें ये समझना जरूरी है। चलिए आइए अगले टर्म में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, कि अगर आपका पैरामीट्रिक फॉर्म हो, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब हुआ कि जब हमारे जो फंक्शंस हैं, यानी कि x भी इन टर्म्स ऑफ t होगा और y भी इन टर्म्स ऑफ t होगा। ठीक, यानी x और y सम फंक्शंस ऑफ t होंगे, तो उस टाइम पे जो ds अपॉन आप क्या निकालेंगे, dt, तो वो किस तरह से आपको दिखाई देने वाला है, वो दिखेगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। क्लियर है था? तो ये आपका कब, पैरामीट्रिक फॉर्म के केस में इस तरह से आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ तो समझ आ गया होगा। चलो एक दो रिलेशन और डिफाइन कर लो कि आपका एक रिलेशन कौन होता है इस पे, और कि cos साई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन ds, और साइन साई इक्वल टू आप लिख सकते हैं dy अपॉन ds। अब ये समझना है कि साई का मतलब यहाँ पे क्या है। देखो, साई का मतलब मैंने बताया था कि जब भी आपका टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम साई कहते हैं। क्लियर? तो कॉस साई और साइन साई की वैल्यूज इस तरह से निकल के आएंगी। और दूसरा ये समझ लो कि सिंपली टेन साई की वैल्यू कितनी हुआ करती थी, dy बाई dx,
तो इसको मैंने आगे बढ़ा के इस तरह से लिख लिया, समझ लो dy बाई डी एस इंटू ये आ जाएगा ds बाई डी एक्स। अब इसे गौर से देखना, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स ds अपॉन डी एक्स बाई डी एस। तो इसे आप देख लो, ये आपका कंसिडर कर लो किसकी तरह, साइन साई की तरह, और इसे आप कंसिडर कर लेंगे किसकी तरह, कॉस साई। तो दो रिलेशन और निकल के आते हैं, ये जो आपका आर्क लेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, एक डी एक्स बाई डी एस को आप क्या लिख पाएंगे, कॉस साई लिख पाएंगे, और डी वाई बाई डी एस को आप साइन साई लिखेंगे। क्लियर है इतना? ठीक, चलो जी, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब ये आपका एज अ फॉर्मूला, यानी कि इसी तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है इनसे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और अगर मान लो बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, तो वहां आपको समझ आ जाएगा किस तरह से आर्क लेंथ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड किया जाता है। ठीक, चलो जी, इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला जो टर्म है उसकी बात कर लेता हूँ। और हाँ, इसी में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इसे ट्रायंगल की मदद से सीखना हो, तो ये देखो, ये कौन हो गया, साई, ठीक, और ये कौन, डी वाई, और ये कौन, डी एक्स, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कौन है, डी एस है। बस इतना सा समझ जाओ, यहां से आपको टेन साई का रिलेशन भी समझ आ जाएगा, सेक साई का भी, या कॉट साई, कॉस साई, साइन साई, कोई भी आप वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की मदद से। ठीक है, चलो अब आ जाओ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ, लेकिन फॉर्म कौन सी है, पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म हुई, पोलर फॉर्म का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट किस तरह से होंगे, आर और थीटा टाइप के, तो उस टाइम पे आपका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो किस तरह से बिहेव करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि एस अगेन क्या होगा, आर्क लेंथ होगी। ठीक, और दूसरा, या तो आपका आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा रहा होगा, या थीटा इक्वल टू एफ ऑफ आर, दो सिचुएशन आएंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि अगर आपका आर जो है एफ ऑफ थीटा है, यानी कि फंक्शन ऑफ थीटा है, तो उस टाइम पे हम किस तरह से निकालेंगे, ds अपॉन ये आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये पहली सिचुएशन में, यानी कि जब फंक्शन जो है आर फंक्शन होगा किसका, थीटा का, और साथ ही साथ एस आर्क लेंथ होगी, तो उस टाइम पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ इन केस ऑफ पोलर फॉर्म किस तरह से आपके सामने दिखाई देगा, ये रही फॉर्म। ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर एस आपका आर्क लेंथ है और थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर है, तो उस टाइम आप कैसे देख पाएंगे इसको, ds अपॉन डी आर, ठीक, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा केस 2, यानी कि जब आपको थीटा दिया होगा इन टर्म्स ऑफ आर। क्लियर है? तो ये एज अ फॉर्मूला आप इनको याद कर लीजिए, या दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, कहेगा कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सॉरी ऑफ अ आर्क लेंथ। तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें आपने टिक करना होगा। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, और यहां से भी cos फाई और sin फाई के लिए कुछ रिलेशन बनेंगे। ठीक, तो अगर याद है आपको, तो मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो में tan फाई इज इक्वल टू हो जाता है r d थीटा अपॉन dr। ठीक, जिसे हमने बाद में cot फाई के लिए भी बोला था कि cot फाई इक्वल टू, आई एम सॉरी cot थीटा नहीं, cot फाई इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा, जहां r क्या था, ये r जो है वो आपका रेडियस वेक्टर की बात करी थी हमने। ठीक है, और दूसरा फाई जो था वो एंगल था बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट दैट पॉइंट। करेक्ट, चलो अगर इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास, तो ऐसे में साइन और कॉस के लिए रिलेशन आप कैसे निकाल पाएंगे, एक ट्रायंगल आप फिर से दिमाग में रखो। ठीक, अब इसे याद रखो, देखो टेन जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन हो गया फिर, आर डी थीटा, और यहां अगर बात करूंगा तो ये फाई हो गया, और बेस कौन हो जाएगा, डी आर, और इस लेंथ को हमेशा ही ds बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज को
अब इसके बाद आप निकाल लो cos फाई, आपको चाहिए तो cos फाई निकाल लेंगे यहाँ से। cos फाई कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन फाई की अगर बात करेंगे यहाँ से तो साइन फाई आ जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी एस। क्लियर है? ठीक, तो ये आपके कुछ रिलेशंस हो गए जो इंपॉर्टेंट हैं आपके कर्वेचर के लिए, तो इसलिए इनको बताया गया है, ये एज अ फॉर्मूला हमने इसको कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। और हाँ, एक चीज और आपका क्लियर कर दूं, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए होगा इसका तो प्लीज इन्फॉर्म करेंगे। ये इसलिए मैं आपका इतना डीप नहीं गया इसमें, क्योंकि ये इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछने वाला है। यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल से बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा वो, आपका जो ऊपर के क्वेश्चंस की बात हमने कर ली है, कहां तक आपकी बात हो सकती है वहां हम डीप गए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप बात करूं, ये जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला आपका क्वेश्चन बन सकता है उधर, तो मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। दूसरा, ये फॉर्मूले इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे किस पे, कर्वेचर पे, तो कर्वेचर के लिए बहुत जरूरी है, इस वजह से भी इन फॉर्मूलों को बता दिया गया है। क्लियर? एक चीज और आप समझ लीजिए, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल की बात कर लूं तो वहां से भी दो फॉर्मूले मैं आपको समझा दूं, पोलर सब टेंजेंट और दूसरा एंड पोलर सब नॉर्मल। ठीक, यहां से क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ये आपका एज ए फॉर्मूला आपने ध्यान देना है इसको कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो पहले समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। एक्चुअल में आपका अगर एक कर्व है हमारे पास, इतना नहीं बनाना है इस पे, सिंपल, अगर एक कर्व है, इस कर्व में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है, ये टेंजेंट है। अब आप क्या करेंगे, इसका एक रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का मतलब है ओरिजिन से आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ये आपका रेडियस वेक्टर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली आर कहते हैं। ठीक, और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। क्लियर? अब आपने क्या करना है ना कि आपका इस रेडियस वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। कर दी? ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, दैट इज ये पाई बाई 2 है। अब आप क्या करो, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है इस पर्टिकुलर लाइन पर कहां पर मिलती है, टी पर। और इसमें जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल का मतलब हो गया जो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मान लो ये आपका नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये मिलता है इस लाइन पर एन पर, मान लो ये आपका, ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान लिया, एन मान लिया, और ये पॉइंट कौन है, पी। ठीक, और ये जो है ये ओरिजिन है जिसे हम कहेंगे ओ। तो अब आप समझ लो कि जो ओ एन है ना, ये ओ एन है सब नॉर्मल, यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल को ये रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा जो ओ टी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कब? जब बात होगी किसकी, पोलर फॉर्म की। क्लियर हो गया इतना? ओ एन और ओ टी आपको समझ आ गए होंगे। तो चलो इनको फाइंड करते हैं, किस तरह से हम इसको फाइंड कर पाएंगे वो देख लो। सबसे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि आपका इन दोनों के बीच, यानी कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल को हम फाई कहते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट की वजह से ये भी फाई हो जाएगा। अगर ये फाई है, ये 90 है, तो ध्यान से सुनिएगा, और ये टोटल कितना था, यहां से लेके यहां तक 90 था, ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये कितना रहा होगा, ये 90 माइनस 5 बन गया होगा, और ये 90 माइनस 5 बना तो ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ जल्दी से ओटी फाइंड कर लेते हैं। ओटी फाइंड करने के लिए किस ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ओटी के लिए। ठीक है, इन ट्रायंगल पीओटी, इसमें आए तो ओटी अगर फाइंड करना है, हमें गिवन क्या है, ओपी गिवन है, तो इस एंगल के लिए ये जो फाई यूज हुआ है, इस एंगल के लिए जो ओपी है ना वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ओटी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ क्या, यहाँ लगेगा आपका 10। ठीक, तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, ओटी, अपॉन बेस कौन है, ओपी। तो यहाँ से ओटी इज इक्वल टू क्या आ गया, ओपी 10 फाई। ठीक, और ओपी की वैल्यू कितनी है, आर, और 10 फाई ऐसे ही रहा। क्लियर हो गया होगा? और 10 फाई की वैल्यू पुट कर दो, 10 फाई की वैल्यू क्या हुआ करती थी, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये आगे चल के क्या बन गया, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये होगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगी इन केस ऑफ क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया इतना? यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की। तो सब नॉर्मल कौन था, सब नॉर्मल था ओ एन। ठीक, ओ एन किस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है, ओ एन दिखाई दे रहा है पी ओ एन ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल पी ओ एन की बात कर लो, और इसमें भी ये जो एंगल है फाई, इस फाई के बेसिस पे
ये जो ओ एन है ये कौन हो गया, बेस, और गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। तो जल्दी से आ जाओ, परपेंडिकुलर और बेस लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, टेन फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ओपी अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा, ओ एन। तो ओ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी, ओपी दैट इज आर अपॉन टेन फाइव, और टेन फाइव को हम बोलते हैं, लिख सकते हैं ऊपर जाके कॉट फाइव, तो ये बन जाएगा आर कॉट फाइव, और कॉट फाइव की अगर आप वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाती है वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्चुअल में जो ओ एन है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये आ गई डी आर अपॉन डी थीटा। ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और दूसरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो है आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्लियर इतना, ठीक। चलो अब अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपका ले लेता हूं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। सपोज करो r इक्वल टू ए थीटा एक कर्व है, इसके लिए आपको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ढूंढनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ढूंढने है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आप इसे डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो ये तो डायरेक्ट आ गया इस बार, यही आपका कौन है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक। इस तरह से आपने बात करनी है, इसमें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी के लिए आपको क्या ढूंढना होता, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ढूंढना होता, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर ढूंढना होता, और डी थीटा अपॉन डी आर कितना आ गया, यहाँ चेक कर लो, देखो आर स्क्वायर ऐसे रहा, डी थीटा अपॉन डी आर आ जाएगा वन अपॉन ए, और आर स्क्वायर की वैल्यू अगेन यहाँ से पुट कर दो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ए थीटा स्क्वायर, ठीक है। जिसके भी टर्म्स में पूछा होगा हम उसको आंसर दे देंगे उसके, ठीक। तो ये जो टर्म्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइसोलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद में आपका क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर्क लेंथ का, या सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, या कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, साइन फाई की वैल्यू क्या होती है, या कॉस साई साइन साई की वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन चीजों के लिए बड़ा प्रिपेयर रहना है आपने, ठीक। और दूसरा, इनसे डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है, क्लियर है ये चीज। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये कर्वेचर को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी, वीडियो समझ आया होगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।